हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें आज क्लास 7 का चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, द मुग़ल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें ना रूलिंग टेरिटरी होते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ पीपल और कल्चर था। एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर एनी रूलर टू एकम्प्लिश इन द मिडिल एजेस। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर था। तो फिर ना इसी कॉन्ट्रास्ट में ना मुग़ल का क्रिएट हुआ था, जो ना इस चीज़ को पॉसिबल बनाए थे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो 16th सेंचुरी में ना एक्सपेंड किए थे अपना किंगडम को आगरा एंड दिल्ली में, और 7th सेंचुरी में कंट्रोल किए थे नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट को। और फिर ना ये इम्पोज किए थे एडमिनिस्ट्रेटिव और आइडिया ऑफ गवर्नड आउटलास्टेड देयर रूल। ठीक है, फिर ये ना पॉलिटिकल लेगेसी और सब कॉन्टिनेंट में इग्नोर किए थे। ठीक है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एड्रेस करते हैं ना नेशनल फ्लैग को इंडिपेंडेंस डे में, तो रेड फोर्ट पे वो दिल्ली का वो मुग़ल का ही रेसिडेंस था एक टाइम में। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है, ये देखो रेड फोर्ट के बारे में। अब इसमें बताया जा रहा है कि ना हु वेयर द मुगल्स। अब बताया जा रहा है कि मुगल्स कौन थे। तो मुगल्स ना डिसीडेंट्स थे दो साइड से। ठीक है, अपनी मदर के साइड से वो जंगेज़ खान से थे, डिसीडेंट्स थे, डाइट जो 1227 में हुए। और मुग़ल रूलर्स और मंगोल रूलर्स अभी रूलर थे चाइना और सेंट्रल एशिया का। फिर वो सब अपने फादर के साइड से तैमूर के डिसीडेंट्स थे 1400 में। ठीक है, जो ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की के रूलर थे। मुग़ल ना वो न वो पर नहीं कहलाते थे कहलाना कि मंगोल हैं। ठीक है, दे बिकॉज चंगेज़ खान्स वॉज एसोसिएटेड द मस्कर ऑफ इनुमरेटिव पीपल्स। वो ना नहीं चाहते थे कि वो ना चंगेज़ खान के ग्रुप से कहलाएं, मतलब कि चंगेज़ खान के डिसीडेंट है ये कहलाए। ठीक है, तो वो सब ना लिंक करते थे खुद को उज्बेक से। मोंग कॉम्पिटिटर ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वेयर proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestry had captured Delhi in 1398। और फिर ना वो प्राउड थे अपने तैमूर डायनेसिटी को लेके, क्योंकि ना वो ना नहीं चाहते थे दिल्ली, और फिर ना वो एटलीस्ट ना गवर्न किए दिल्ली को 1398 में। और फिर वो ना जेनोलॉजी को अपना priority, each ruler getting a picture made of Timur and himself take a look at figure 2 which is somewhat like a group photography। और तो इसमें तिमूर और अपने साथ हर एक ग्रुप लीडर ना अपना फ़ोटो लेता था, जिसमें इस पिक में दिखाया गया है। ठीक है, ऊपर वाले पिक में दिखाया गया। तो फिर उसके बाद मुग़ल मिलिट्री कैंपेन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बाबर ना फर्स्ट मुग़ल एम्पायर था जो 1526 से 1530 में, फिर उसके बाद सक्सीड किया था थ्रोन का, फरगना का 1494 में। वो 12 ईयर ओल्ड में ही ना राजा बना था, और फिर वो उसको लीव करने के लिए मंगोल का थ्रोन से हटाया गया था वहाँ से, उज्बेक से। तब ना उसके बाद वो वंडरिंग किया और फिर सीज़ किया काबुल को 1504 में, और 1526 में डिफीट किया दिल्ली के सुल्तान को, इब्राहिम लोदी को, और पानीपत की लड़ाई में, और कैप्चर किया दिल्ली और आगरा को। मेजर कैंपेन जो है ना चार्ट 1 में, टेबल 1 में बताया गया मेजर कैंपेन उसका। ठीक है, फिर उसके बाद ना लॉन्ग टर्म पैटर्न था इसमें। फिर आप ना देखोगे कि अफ़गान वेयर इमीडिएट थ्रेट टू मुग़ल अथॉरिटी। अफ़गान ना इमीडिएट थ्रेट था मुग़ल अथॉरिटी का। द रिलेशनशिप बिटवीन मुग़ल एंड अहोम सी ऑल्सो चैप्टर 7। और मुग़ल और अहोम के बीच का रिलेशनशिप आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे, सिख के साथ पढ़ोगे चैप्टर 8 और 10 में, मेवाड़ के साथ पढ़ोगे और मारवाड़ के साथ चैप्टर 9 में। और फिर हुमायूं रिलेशनशिप पढ़ोगे, सफ़ादी ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स, डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब रीजन एंड हॉस्टाइल इन द डेक्कन। अब ये बताया जा रहा है कि ये सब क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, देखो मुग़ल एम्पायर के बारे में, तो यहाँ पे मुग़ल एम्पायर का पूरा दिया हुआ है कि सबसे पहले बाबर आए थे, उनमें उन्होंने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर उसके बाद पानीपत का लड़ाई में अफ़गान के सपोर्ट से 1527 में राणा संगा को हराया था। खनवा के युद्ध में राजपूत रूलर थे जो 1528 में राजपूत चंदेरी को हराया था, और फिर आगरा और दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया था। फिर हुमायूं, ठीक है, हुमायूं ना उनके 4 ब्रदर थे, उनमें से हुमायूं को मिला था
दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और हुमायूं ना शेरशाह सूरी से 1539 में हारे थे और कन्नौज चौसा युद्ध में 1539 को हारे थे और कन्नौज के युद्ध में 1540 को हारे थे और फिर ईरान चले गए थे। फिर उसके बाद ना सफ़ादी शाह के मदद से वो फिर से दिल्ली को कैप्चर किए थे 1555 में और फिर उसके बाद वो ना एक्सीडेंट से उसका डेथ हो गया था। फिर उसके बाद आए अकबर, ठीक है। अकबर 13 ईयर्स ओल्ड थे जब वो राजा बने थे। फिर 1556 से 1570 में वो ना बैरम खान के मतलब रीजेंट में रहे थे और वहीं से अपना मतलब स्टार्ट किए थे और वहीं पे वो ना सूरीज और अदर अफ़गान को मारे थे, नेबरिंग मलवा और गोंडवाना एंड सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ द उज्बेक्स और उज्बेक्स का रिवोल्ट को भी ख़त्म किए थे और सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ एंड सीज्ड एंड इन 1569 रणथंभौर, सिसोदिया कैपिटल को चित्तौड़ में सीज किए थे और रणथंभौर को भी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ये क्या किए थे 1570 से 1585 में मिलिट्री कैंपेन किए थे गुजरात में और फिर ईस्ट बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में और फिर ये सब ना मिर्ज़ा हकीम के अंडर किए थे वो सब, ठीक है। और 1585 से 1605 में ना एक्सपेंशन ऑफ अकबर का एम्पायर हुआ था, वो ना नॉर्थ वेस्ट गए थे, कांधार को सीज किए थे सफ़ादिस से और कश्मीर को अनेक्स किए थे, फिर काबुल को, फिर उसके आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम कैंपेन इन द डेक्कन और मिर्ज़ा हाकिम के मतलब मौत के बाद काबुल को किए थे, फिर कैंपेन इन द डेक्कन चलाए थे और स्टार्ट एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर एनेक्स किए थे, ठीक है। इसके बाद जहांगीर के बारे में बताया गया है, ठीक है। जहांगीर के बारे में बताए थे। जहांगीर जो अपना मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया था अकबर की मौत के बाद, फिर उसके बाद ना वो सिसोदिया रूलर को, फिर उसके बाद अमर सिंह को, फिर उसके बाद ना मुग़ल सर्विस को वो अपना फिर सिख गुरु को किए थे, फिर उसके बाद अहोम को और अहमदाबाद को किए थे, ठीक है। उसके बाद शाहजहाँ थे जो बहुत वो ना अफ़गान नोबेल खान जहाँ लोधी रेबेल किए थे उसी के टाइम में, तो उसको डिफीट किए थे। फिर कैंपेन लॉन्च किए थे अहमदनगर के लिए, बुंदेल्स के लिए डिफीट किए थे उनको, ओराहो को सीज किए थे और नॉर्थ वेस्ट में ना कैंपेन किए थे सीज करने के लिए बल्का को उज्बेक से और अनसक्सेसफुली एंड कांधार वॉज लॉस्ट टू द सफादीज इन 1632। अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स एंड बीजापुर फोर्स सीज फॉर पीस, ठीक है। औरंगजेब के बारे में इसके बारे में बताया जा रहा है कि औरंगजेब ना नॉर्थ ईस्ट में किए थे, अहोम में फिर डिफीट किए थे 1663 में, फिर रेबेल जो किया था 1680 में, फिर कैंपेन स्टार्ट किए थे नॉर्थ वेस्ट के साइड में यूसुफ जाही का, सिख का, फिर टेम्परली सक्सेसफुल हुए थे। फिर मुग़ल इंटरवेंशन हुआ था सक्सेशन को लेके तो फिर उसके बाद ना राठौर राजपूत को वो मरवाड़ का जो थे वो रिबेल कर दिए थे, उनके खिलाफ भी ये लड़े थे, ठीक है। फिर कैंपेन किए थे मराठा के अगेंस्ट जो शिवाजी के अगेंस्ट किए थे मुग़ल, ठीक है, और सक्सेसफुल भी हुए थे शिवाजी यहाँ से भाग जाने के लिए, ठीक है। किंग एंड रिज्यूम द कैंपेन अगेंस्ट द मुग़ल और उसके बाद ना वो अपने आप को राजा के शिवाजी फिर से घोषित किया और मुग़ल के खिलाफ ना रिविलियन किए थे, ठीक है। सेकेंड वाला क्या था, और प्रिंस जो अकबर थे इसके बेटे थे ना वो ना मराठा सबके साथ मिलके मतलब अपने पिता के खिलाफ ही रिबेल किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, आफ्टर अकबर रिबिलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। तो ना जब इसके बेटे अकबर ना रिवील कर दिए थे ना तो वो अपना आर्मी को डेक्कन में भेजे, फिर बीजापुर को अनेक्स किए थे 1685 में, गोलकुंडा को 1687 में, फिर 1698 में औरंगजेब ने पर्सनली मैनेज किए थे कैंपेन डेक्कन अगेंस्ट द मराठा। फिर उसके बाद ना वो गोरिल्ला वॉरफेयर वहाँ पे मराठा सब स्टार्ट किए थे और औरंगजेब ने खुद भी फेस किया था रिबिलियन नॉर्थ इंडिया का, सिख के साथ, जट्स के साथ, संतामीज के साथ और नॉर्थ ईस्ट का अहोम और डेक्कन के साथ मराठा में। फिर इसके बाद ना इसके डेथ के बाद ना कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग्स इसके सन में हुआ था, ठीक है। ये मुग़ल, ये था पूरा मुग़ल, ठीक है, इतना दूर तक पूरा मुग़ल था। फिर मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, तो देखो मुग़ल का ट्रेडिशन कैसा था सक्सेशन को लेके, ठीक है। वो सब ना प्री मोग्नीचियर फॉलो करते थे, रूल ऑफ प्री मोग्नीचियर कि एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर स्टेट, कि मतलब जो पहला बेटा होगा ना सबसे बड़ा बेटा होगा वही उसके फादर का स्टेट संभालेगा, ठीक है। मुग़ल तिमुरिड कस्टम था ये और इनहेरिटेंस था।
जितने भी सन होंगे अमोंग उसके उसमें, ठीक है। फिर ना एविडेंस रिबिलियन, और इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा एविडेंस भी मिला है कि मुगल प्रिंसेस में जो प्रिंस सब में उनमें रिबिलियन हुआ था। फिर मुगल रिलेशन विथ अदर रूलर्स के साथ मुगल का कैसा रिलेशन था, तो फिर ना वो ना दूसरों की अथॉरिटी को सबको बोलते थे मुगल की अपना अथॉरिटी है एक्सेप्ट करने के लिए, और दूसरे के अथॉरिटी को रिजेक्ट करते थे, रिफ्यूज़ करते थे। और फिर ना रूलर्स को वो बोलते थे ज्वाइन करने के लिए वॉलेंटरली। तो राजपूत बहुत सारे थे जो मुगल को ज्वाइन किए थे, उनके क्या करते थे मुगल सब उसके डॉटर से ही शादी कर लेते थे और उसके बाद फैमिली रिलेशन बना लेते थे। बट ना बहुत ज़्यादा रसिस्ट भी किए थे। सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, वो एक्सेप्ट किए थे मुगल अथॉरिटी को लॉन्ग टाइम तक, और फिर ना रिफ्यूज़ किए थे एक्सेप्ट करना उनके अथॉरिटी को मुगल के लॉन्ग टाइम तक। और फिर ना वंस डिफीट भी हुए थे, ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल, गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एज असाइनमेंट, वतन जागीर। और उसके बाद ना डिफीट हुए थे ना तो वतन उसको दे दिया गया था उसका लैंड। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट्स इनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफ्टेन। वो जो केयरफुल उसका बैलेंस था ना लड़ाई को लेके और फिर रिश्ता को बनाने को लेके, तो इसकी वजह से ना उसको इन्फ्लुएंस उसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था इसी वजह से मुगल का, ठीक है। तो बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस एट ऑल टाइम। तो ये ना बताया जा रहा है कि पर ये बैलेंस ना जो बना के रखना था ना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो गया था किसी टाइम में, जैसे कि औरंगजेब के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था मुगल अथॉरिटी बना के रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है मनसबदार और जागीरदार के बारे में। तो ये क्या था, मनसबदार और जागीरदार था कि मुगल ना डाइवर्स बॉडी था, इसमें ना तुर्किश नोबल और एक्सपैंड करते थे, ईरानियन थे, इंडियन मुस्लिम थे, अफगान थे, राजपूत, मराठा और अदर ग्रुप भी थे मुगल सर्विस देने के लिए, ठीक है। तो मुगल सर्विस ने इसमें इनरोल किए थे मनसबदार को। तो इस मनसबदार का क्या होता था, इंडिविजुअल होता था जो ना एक एक मनसब को मतलब कि उसके अंदर ना मतलब कि एक पर्टिकुलर बना दिया गया था कि अब वो अकबर ही जानता था और वो मनसब ही जानता था कि उसके अंदर कितने पैदल सैनिक हैं, कितने घुड़सवार हैं। तो ऐसा ऐसा बना दिया गया था और सबको ना पोस्ट मिल गया था रैंक और उसके सैलरी के हिसाब से, ठीक है। और रैंक सैलरी के हिसाब से ना उसका जट ना रैंक होता था, ठीक है। और हायर द जट द मोर प्रेस्टिजियस एंड द नोबल पोजीशन इन कोर्ट एंड लार्जर इज सैलरी। तो जिसका हायर जट होता था ना उसको ज़्यादा नोबल पुरस्कार मिलता था और फिर उसके मतलब कि उसको ज़्यादा सम्मान मिलता था, उसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा होता था। मनसबदार क्या होते थे, मिलिट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, इसमें सवार भी होते थे और क्लेवरी मैन भी होते थे। और फिर ना ये सब क्या करते थे, रिव्यू करते थे कि उनके सैलरी का, ठीक है। मनसबदार ना रिसीव करते थे सैलरी, रिवेन्यू असाइनमेंट किया जाता था, जो उसको जागीर असाइन किया जाता था। जागीर ना एक मतलब, बट अनलाइक मुक्तिस मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड्स और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। बट ना हाँ, मुक्ति सब की तरह ना मनसबदार क्या करते थे, वहाँ रहते नहीं थे, ठीक है। और ना जागीर को वो ना एडमिनिस्ट्रेट करते थे। दे ओनली हैड द राइट टू रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वेर कलेक्टेड फॉर देम देयर सर्वेंट्स वाइल द मनसबदार देमसेल्व्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जब ना वो दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में काम करते थे ना तो उसके सर्वेंट के द्वारा ना वो वहाँ से जागीर मतलब जो भी रिवेन्यू होता था वो कलेक्ट कर लिया जाता था और उन मनसबदार को दे दिया जाता था, वो खुद नहीं करते थे वो कितनी बार। ये है जट रैंकिंग। इसमें क्या होता था, 500 होते थे हायर जट का, 1000 होते थे अकबर रीजन में और 29 मनसबदार था, 5000 जट का, ठीक है। औरंगजेब के रीजन में मनसबदार हो गए थे इंक्रीज 79 में, ठीक है। और एक्सपेंडिचर स्टेट का भी बढ़ गया था इसी वजह से। अकबर के रीजन में क्या हुआ था, जहांगीर ना केयरफुली असाइन किया गया था रिवेन्यू के लेके मनसबदार को, ठीक है। पर ना औरंगजेब के रीजन में ना ये नहीं रहा था लॉन्गर केस, ठीक है। ऑफ्टन लेस द ग्रांटेड सम, और वो ना बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कम हो गया था उस टाइम में, ठीक है। देयर वी आर ऑल्सो अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, और मनसबदार का नंबर भी बढ़ गया था, उसका रिवेन्यू भी कम हो गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, कम जागीर मिलता था और इसकी वजह से ना शॉर्टेज हो गया था नंबर ऑफ जागीर में। फिर जागीरदार ना एक्सट्रैक्ट करते थे रिवेन्यू पॉसिबल had a Jagirs. Aurangzeb was unable to control their development in the last year of his region and the peasantry therefore suffered tremendously. और इस वजह से ना पीजेंट सब जो थे ना वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवेन्यू उनको देना पड़ रहा था, तो इसी वजह से, ठीक है। फिर जब्त और ज़मींदारी के बारे में बताया जा रहा है। तो मेन सोर्स जो था ना
इनकम का वो था मुग़ल रूलर्स के लिए, तो वो पीजेंट्री था। तो मोस्ट प्लेस में ना पीजेंट पेड करते थे रूलर एलिट्स को, और फिर हेडमैन जो होते थे लोकल चीफ्टेन को, ठीक है। मुग़ल यूज़ किए थे ज़मींदार, टर्म यूज़ किए थे ज़मींदार, जो ना इंटरमीडियरीज थे लोकल हेडमैन और विलेजर्स के और पावरफुल चीफ्टेन के साथ, ठीक है। अकबर ने रिवेन्यू मिनिस्टर तोडरमल, अकबर के जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे तोडरमल, वो कैरिड आउट करते थे केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड का, ठीक है। और उसके बाद ना प्राइस को कल्टिवेटेड करते थे 10 ईयर्स पीरियड में 1570 टू 1580 में, और उसकी वजह से ना वो डाटा निकालते थे, उसकी वजह से टैक्स उस पर फिक्स होता था, ठीक है। और ईच जो प्रोविनेंस था ना वो डिवाइड किया गया था रिवेन्यू सर्कल में, शेड्यूल किया जाता था जो क्रॉप के हिसाब से, और दिस रिवेन्यू सिस्टम वाज नॉन एज जब्त, और ये जो रिवेन्यू सिस्टम था इसको जब्त कहा जाता था। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे होता था लैंड का, और फिर केयरफुल अकाउंट रखा जाता था ताकि ना प्रोविनेंस सच एज गुजरात एंड बंगाल दिस, और ये ना गुजरात और बंगाल में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और कुछ एरिया में ना ज़मींदार एक्सरसाइज करते थे ग्रेट डील ऑफ पावर को, ठीक है। और मुग़ल ना इस एडमिनिस्ट्रेशन और रिबेल भी कर दिए थे कुछ कुछ ज़मींदार, तो उसके मुग़ल अथॉरिटी के खिलाफ, ठीक है। और मुग़ल एम्पायर एंड इन द 17th सेंचुरी, और पीजेंट रिवोल्ट चैलेंज किया था स्टेबिलिटी का मुग़ल एम्पायर को, और 7th सेंचुरी में, ठीक है। आईने अकबरी ना अकबर के द्वारा जो मतलब कि अबुल फजल ने लिखा था, क्लोज फ्रेंड्स और अबुल फजल के द्वारा ना आईने अकबरी लिखा गया था, ठीक है। इसके बारे में है आईने अकबरी, ठीक है। ये 3 वॉल्यूम का था, अकबर के लाइफ के बेसिस पे था। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड और आर्मी को लेके था कि किस तरीके का रिवेन्यू कलेक्ट करता था, उसका जोग्राफिक का एम्पायर कैसा था, और फिर डिटेल था लिविंग इंडिया में, ठीक है। आईने अकबरी इन इट्स रिच स्टैटिकल डिटेल अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेज, वेजेस और रिवेन्यू के बारे में था। अब उसके बाद ना बताया जा रहा है कि अकबर के पॉलिसी का देखना है हम सबको। तो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन ना लेड डाउन बाय द अकबर डिस्कस किया गया है अबुल फजल की किताब में, ठीक है, अकबरनामा में। इसमें ना वो लास्ट वॉल्यूम जो है उसमें आईने अकबर में बताया गया है, आईने अकबरी में, कि ना अकबर के पॉलिसी के बारे में। अबुल फजल ने एक्सप्लेन करता है कि एम्पायर ना प्रोविनेंस में डिवाइडेड था, सुबास, और फिर गवर्न किया जाता था सूबेदार के द्वारा, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन वहाँ देखते थे। ईच प्रोविनेंस हैज़ फाइनेंस ऑफिसर और दीवान, और हर प्रोविनेंस में ना फाइनेंस ऑफिसर था और दीवान था, ठीक है। पीस एंड ऑर्डर बनाने के लिए सूबेदार सपोर्ट किया जाता था ऑफिसर द्वारा, ठीक है। सच एज द मिलिट्री जो पे मास्टर था ना उसको दिया जाता था, ठीक है। और फिर नहीं, ये रिलीजियस और फिर चैरिटेबल पैट्रोनेज होता था, ठीक है। नूरजहाँ इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट्स, नूरजहाँ का जो इन्फ्लुएंस था जहांगीर कोर्ट में, तो ना नूरजहाँ ना जहांगीर से शादी किए थे नूरजहाँ से, तो वो ना जहांगीर के कोर्ट में हर तरीके का इन्फ्लुएंस रखती थी, वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव भी तरीके से करती थी, और जहांगीर वो ना बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से कर्मठ भी थी, कि वो जहांगीर अगर नहीं रहता था तो वो सब कुछ को हैंडल करती थी, और जहांगीर उससे भी काम मतलब उसके रहते हुए भी उसका जहांगीर के रहते हुए भी वो ज़्यादा अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखती थी। अकबर का नोबल कमांड थे, लार्ज आर्मीज था उसका, फिर लार्ज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू उसको मिलता था, ठीक है। और ये सब ना एम्पायर के प्रति ना लॉयल थे। मैनी नॉबल्स हैड इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन, बट नो बहुत सारे नॉबल्स का इंडिपेंडेंट नेटवर्क भी था देयर ओन, और फिर वीकेंड देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, और लॉयल्टी की वजह से ना सेल्फ इंटरेस्ट खो रहे थे, ठीक है। वाइल अकबर एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 1570 ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन विद द उलमा एंड ब्राह्मण्स, तो ना वो ना फतेहपुर सिकरी में ना 1570 को स्टार्ट किए थे उलमा और ब्राह्मण सबके साथ रिलीजियस डिस्कशन, और फिर जोरेस्ट्रियंस के साथ किए थे और रोमन कैथोलिक्स के साथ भी किए थे, ठीक है। और ये डिस्कशन ना इबादत खाना में होता था, और फिर जो इंटरेस्टेड होते थे रिलीजियस और सोशल कस्टम को लेके डिफरेंट पीपल वो आते थे, और अकबर ने इंटरेक्ट करते थे सब फेथ के आदमी से, स्कॉलर से, और फिर ना डोगमा और वेयर ऑफ्टन बाय गॉड्स। द टीचिंग क्रिएटेड डिविजन एंड डिसहार्मनी अमॉन्ग्स हिज सब्जेक्ट्स। दिस इवेंचुअली led Akbar to the idea of
सुल ए कुल्हा और यूनिवर्सल पीस। तो इसकी वजह से ना सुल ए कुल्हा का आइडिया आया अकबर को यूनिवर्सल पीस का, जिसकी वजह से ना हर एक मतलब कि इसमें ये था कि हर धर्म के प्रति टॉलरेंट होना चाहिए, रिल्म दिखाना चाहिए, फिर और इथिक्स पे विश्वास करना चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस पे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। अबुल फजल ने हेल्प किया था अकबर को इस चीज़ को फ्रेम करने में, सुले कुल को। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और ये ना शाहजहां और जहांगीर के द्वारा फॉलो भी किया गया था, ठीक है, सुले कुल। अब मुगल एम्पायर के बारे में बताइए 17th सेंचुरी और उसके आफ्टर के बारे में, ठीक है। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और जो मिलिट्री था ना इफिशिएंट हो गया था इस टाइम में, इकोनॉमी और कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी को लेकर, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवलर जो था वो डिस्क्राइब करे थे फेवल्ड वेल्थ के बारे में, तो इसकी वजह से ना विजिटर भी आए थे। पोवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय द साइड ग्रेटर ऑपुलेंस, द इनइक्वालिटीज वी आर ग्रेनिंग। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 20th सेंचुरी ऑफ शाहजहां रिजाइन फ्रॉम दैट हाइएस्ट रैंकिंग मनसबदार वी आर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ टोटल 8000। और जो शाहजहां के टाइम में ना 445 हो गया था मनसबदार, जो 8000 थे, क्योंकि गरीबी बढ़ गया था, ठीक है। स्मॉलर नंबर हो गए थे, 5.6% था टोटल नंबर ऑफ मनसबदार का, जिसमें से रिसीव करते थे 61.5% टोटल एस्टीमेट रिवेन्यू और सैलरी देमसेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स, ठीक है, अपने लिए और अपने ट्रूपर्स के लिए। मुगल ना एम्पायर मनसबदार पे स्पेंड करते थे बहुत ज़्यादा इनकम पे, उसका सैलरी और गुड्स, ठीक है। और इस एक्सपेंडिचर से ना आर्टिसन और प्लेजेंट्री वेयर सप्लाइज दैम इज गुड्स एंड प्रोड्यूस। और आर्टिसन और प्लेजेंट्री उनको जो भी गुड्स और प्रोड्यूस होता था वो सप्लाई करते थे। और रिवेन्यू का कलेक्शन ना इन्वेस्टमेंट प्राइमरी प्रोड्यूस पे था, ठीक है, और आर्टिसन पे था। तो पुअरेस्ट ना amongst they lived had hand to mouth and they could hardly consider investing in traditional resource tools and supplies to increase productivity। और उनके पास इतना नहीं था कि वो टूल्स और सप्लाईज के लिए खर्च कर सके जो फार्मर थे, ठीक है। द मर्चेंट्स, द वेल्दियर पीजेंट्री एंड आर्टिसन ग्रुप्स, द मर्चेंट एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड द इकोनॉमिक वर्ल्ड। और पर ना जो अमीर था वो, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब गरीब होता जा रहा था उस टाइम में, ठीक है। और इनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्स किसके पास था? मुगल एलीट ग्रुप जो था, पावरफुल ग्रुप था, वो 7th सेंचुरी में उन्हीं के पास था, ठीक है। और जो ऑथोरिटी था मुगल का स्लोली डिक्लाइन होने लगा था, इस वजह से ना सर्वेंट इमर्ज होने लगे थे पावरफुल, और उसके बाद ना वो पावर के हर रीजन में अपना कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे। दे कॉन्स्टिट्यूट न्यू डायनेसिटी एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविनेंस लाइक हैदराबाद एंड अवध। और उसके बाद ना वो सब नया नया डायनेसिटी निकाल रहे थे, जैसे कि हैदराबाद और अवध निकाले थे। फिर ना उसके बाद रिकॉग्नाइज कर रहे थे मुगल एम्पायर को तब भी अपना मास्टर। उस टाइम में भी 80th सेंचुरी में ना प्रोविनेंस हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। पर 18th सेंचुरी में ऐसा हो गया था कि ये सब ना खुद का इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज बता दिए थे, और इसके बारे में हम सब चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है किंग्स एंड क्वींस के बारे में, ठीक है, एल्सवेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेवरल ग्रेट मोनार्क थे ऑल नियर कंटेम्प्रेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में ना बहुत ज़्यादा ग्रेट मोनार्क्स थे, ठीक है। इसमें ओटोमन तुर्की के भी थे, सुल्तान सुलेमान थे 1520 से 1566। इस वजह से ना ओटोमन, इस टाइम में ओटोमन रूल होता था यूरोप में, ठीक है। सीजिंग हंगरी एंड बिसाइजिंग ऑस्ट्रिया, जो ही सीज कर लिया था हंगरी को और बिसाइज करा था ऑस्ट्रिया को। और इसके आर्मी ने सीज कर लिए थे बगदाद एंड इराक को, फिर नॉर्थ अफ्रीका को, ऑल द वे टू मोरक्को एक्नॉलेज ऑटोमन अथॉरिटी, और मोरक्को तक ऑटोमन अथॉरिटी को माना गया था। सुलेमान ना ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ऑटोमन नेवी, और वो ना रिकंस्ट्रक्ट किए थे ऑटोमन नेवी को। और इसके डोमिनेशन को ना ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन ब्रॉड द नेवी इनटू कंपटीशन विद स्पेन। और ईस्टर्न डोमिनेशन से स्पेन तक में इसके नेवी फैले हुए थे, ठीक है। इन द अरेबियन सी इट इज़ चैलेंज्ड द पुर्तगीज, और अरेबियन सी में ना पुर्तगीज को चैलेंज किया था। द मोनार्क वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अल कानीन द लॉ गिवर, और अल कानीन उसका दिया गया था उनको टाइटल, जिसका मतलब था कि लॉ गिवर, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस कानून पास्ड ड्यूरिंग हिज रीजन, और क्योंकि ना बहुत ज़्यादा उस टाइम में ना रेगुलेशन कानून पारित किया जा रहा था उसके समय में, इसीलिए उनको लॉ गिवर नाम दे दिया गया था, ठीक है। देयर वेयर
aimed to standardize the administrative procedure throughout the expanding dominance of the empire and especially to protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes. इसलिए किया जा रहा था क्योंकि extraordinary taxes से बचाया जा सके. Later in the 17th century, when public order declined in the Ottoman domain, the reign of Suleiman Koni was remembered as a period of idle governance. तो ना जब ना ये डिक्लाइन होने लगा था तब भी ना ये जो सुलेमान का जो समय था वो ना बहुत ज़्यादा आइडियल गवर्नेंस के लिए जाना जाने लगा था. ठीक है, तभी भी इस चैप्टर में बस इतना ही था. ये चैप्टर अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.